गुड मॉर्निंग। दस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ टॉप ट्रेड्स बीरू और मैं तो रहेंगे आपके साथ, और टॉप ट्रेड्स के लिए हमारे साथ रचना वैद्य और रुचित जैन जुड़ेंगे। साथ ही पिछले शो से सचिदानंद उत्तेकर और राजेश सतपुते जुड़े हुए हैं। इसके साथ दिवाली के मौके पर समृद्धि के मंत्र बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे प्राइम सिक्योरिटीज़ के MD एन जय कुमार। लेकिन ये सब कुछ देर में। अब ज़रा बात करते हैं मार्केट की। इस समय मार्केट में है काफ़ी वॉलेटिलिटी। निफ्टी करीब 28 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 220 पॉइंट ऊपर आज। लेकिन अगर इंडेक्स पर स्टॉक्स की बात की जाए तो क्लियरली आज का आउटलायर है HDFC बैंक। अभी फिर 1.5% ऊपर, स्टॉक 1742 पर। इसी ने मार्केट को संभाला और काफ़ी हद तक इंडेक्स के हिसाब से अगर किसी एक इंडेक्स ने सपोर्ट किया वो है निफ्टी IT लेकर आइए आप ज़रा स्क्रीन पर। यहाँ पर इस समय डे हाई पर ये इंडेक्स करीब 1% ऊपर, और आज के टॉप गेनर्स में है परसिस्टेंट सिस्टम्स 8% ऊपर, कोफोज अब 8% ऊपर। दोनों एक्चुअली अब सर्किट की तरफ बढ़ते हुए स्टॉक्स। उसके अलावा बजाज फाइनेंस, कैनफिन होम्स, मन्नापुरम, SRF, NMDC, एम्फेसिस, ये कुछ स्टॉक्स थे। एम्फेसिस में शानदार मूव है, आज सुबह ट्रेड भी ली गई थी इसके ऊपर। और अगर नीचे के स्टॉक्स की बात की जाए तो उसमें क्लियरली जो स्टैंड आउट करता है वो है MMFSL, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। वो स्टॉक इस समय आपको हालांकि वो भी लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर हो रहा है, लेकिन वो स्टॉक रेड में। फिर जी, तो ये थी अब तक के बाजार की छोटी सी समरी। रचना जी गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग। और इस वक्त के मेरे दो ट्रेड्स यही रहेंगे जो टॉप पिक्स रहे हमारे चैनल पे सुबह 7 बजे से मैं सुन रही थी। परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज। भले ही ये स्पॉटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, मेरा ये मानना है कि ये अभी फिलहाल 8% पे है। मेरे हिसाब से ये 10% कंप्लीट करने चाहिए दोनों ही, और फ्रीज खुलने के बाद भी उसमें आने वाले टाइम में भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज रिवर्सल काइंड ऑफ अ मूव और न्यूज बेस्ड है। तो परसिस्टेंट को लॉन्ग करेंगे। मेरे हिसाब से आज के ही दिन में ये 55.74 पे है फ्यूचर्स। मेरे हिसाब से ये 56.86 आज के दिन में ही कर लेना चाहिए। एंड अगर इसको लॉन्ग करते हैं 5500 का SL लगाते हैं तो 56.86 का पहला टारगेट, और पोजिशनली इसका 5800 तक का भी टारगेट आने वाले हफ्तों में होना चाहिए, से बाय दिवाली और लिटिल मोर देन दैट। एंड कोफोर्ज की जहां तक बात है 73.60 पे है ये फ्यूचर्स पे। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी 10% का मूव कंप्लीट होना चाहिए। आज के दिन में 75.23 ये करना चाहिए, 7500 कर लेना चाहिए रादर। एंड अगर 73 के SL के साथ इसको लॉन्ग किया जाए तो नियर टर्म टारगेट 7500, और पोजिशनली मल्टी वीक्स के लिए अगर कोई होल्ड करने को रेडी है तो 7700 तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल लग रहा है दोनों स्टॉक्स 10% का सर्किट शायद पूरा करें, और उसके बाद वहाँ रुके या ना ये भी देखने वाली बात होगी। सचिन, आपकी दो ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनुज जी अगेन, एंड गुड मॉर्निंग विनोद जी। यहाँ पर मुझे लग रहा है लॉन्ग शॉर्ट का रेशो ही मेंटेन करना चाहिए। एंड ऑन द शॉर्ट साइड पेट्रोनेट LNG में एक ब्रेकडाउन हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक अभी अपने 50-डे एक्सपेंशन एवरेज के नीचे ट्रेंड हो रहा है, एक शॉर्ट टर्म एवरेजेस में भी कन्वर्जेस है ऑन द नेगेटिव साइड। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर दबाव बरकरार रहेगा। 340-41 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 343 पे लगाना है। एंड लोअर साइड जो सपोर्ट है लगभग अराउंड 332 का, मुझे लग रहा है वो रिविजिट होगा। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं पेट्रोनेट LNG के फ्यूचर्स में। एंड लॉन्ग बायस मुझे लग रहा है कहीं जाकर ऑटोज में थोड़ा सा बन रहा है। जिस तरीके से मारुति एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से रिवर्स हो रहा है, तो मुझे लग रहा है मारुति में एक अच्छी रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से इसका भी डेटा है 11,800 के आसपास का बेस काफी कॉन्फिडेंट है इस एक्सपायरी के लिहाज से। एंड ऊपर मुझे लग रहा है 12,450 तक की हेडरूम अवेलेबल है। तो यहाँ पर मारुति में एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 11,830 के आसपास लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड 12,450 के पोजिशनल टारगेट के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजिशंस ऐड करने की सलाह होगी। डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी दी है। ओके, मारुति। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड आज का? वीरेंद्र जी देखिए, मैं भी लॉन्ग शॉट के साथ ही जाऊंगा। एक बाय एक सेल करेंगे। IT स्ट्रांग है तो डेफिनेटली टेक महिंद्रा ये मेरा पिक रहेगा, क्योंकि अपने नेकलाइन पे खड़ा है। 1696 करंट प्राइस है, तो इट्स लॉन्ग इन टेक महिंद्रा। स्टॉप लॉस रहेगा 1670 का, और इसका जो इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा 1740 1750 का। एट द सेम टाइम एक शॉर्ट में रखूंगा। मुझे लगता है एक ब्रेकडाउन हुआ है
BEL एंड HAL कहीं ना कहीं लगता है कि आज ये उछाल के बाद प्रोबेबली फिर से वीक हो गए। सो BEL देखिए 273 पे है, फिलहाल एक पुल बैक मिल रहा है, तो पुल बैक में बेचने की सलाह है। तो इट्स सेल बिलो 276, 273 चल रहा है और 2-3 रुपए मिले तो बेच दीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 282 का। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो कम से कम रहेगा 200, 258 टू 255। तो एक मुझे लगता है स्विंग जो रहेगा वो पुल बैक के बाद डाउन स्विंग रहेगा, दैट इज अ वेल सेल करना। ओके रुचित, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 2 स्टॉक्स है लेकिन दोनों में मेरे खरीदारी साइड है। एक तो आईटी में जो इतना अच्छा आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, इन द आईटी स्पेस एम्फेसिस हमें लग रहा है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। रिसेंटली रिजल्ट्स के बाद में हमने एक पॉजिटिव रिएक्शन में भी देखा, डिप में स्टॉक में इसके 50 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट भी एक्ट कर रहा है। 2960 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 3170 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और ग्लेनमार्क फार्मा भी यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा है जो प्राइस अपमूव्स हुए थे ग्लेनमार्क फार्मा में, उसमें अच्छे वॉल्यूम से, बड़ी जो मार्केट के साथ साथ करेक्शन आया है उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग स्टॉक में नहीं है। सो बिना बड़े वॉल्यूम्स के स्टॉक में करेक्शन हुआ और स्टॉक अभी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे भी 1670 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1770 के अराउंड के पुल बैक मूव के लिए। ओके अच्छा रचना जी, अभी भी करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा बाकी है एक्सपायरी में। कोफोज या परसिस्टेंट का कोई ऑप्शन ट्रेड दिया जा सकता है क्या? अगर ऑप्शन ट्रेड की बात करें, परसिस्टेंट में ही अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेड की, तो इसमें लिया जा सकता है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे परसिस्टेंट के ऑप्शन ट्रेड में 6000 का अगर हम कॉल देखें तो उसको लॉन्ग करा जा सकता है। यहाँ पे फिलहाल इसकी जो प्राइस है, जस्ट अ मोमेंट, या इसकी फिलहाल जो प्राइस है दैट इज अराउंड 18 रुपीज। और अगर इसको हम लॉन्ग करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ से 10, तो अपसाइड पे हम इसका 30 तक का एंड 35 तक का टारगेट रख सकते हैं टिल एक्सपायरी। चलिए अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस समय कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है या जो करेक्शन है कब तक चलेगी, इस करेक्शन में मौके हैं या वार्निंग साइंस हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कैपिटल मार्केट में कई दशक का अनुभव रखने वाले एन जय कुमार इक्विटी रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट में एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। उनसे समझते हैं कि इस दिवाली पर क्या उनका मूड है और क्या मार्केट का मूड जो है उसमें इस समय स्टॉक्स ढूंढे जाएं या थोड़ा केयरफुल रहा जाए। जेक्स गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। पहली बार शायद हमने एक डिसेंट करेक्शन देखी है जिसमें प्राइस डैमेज काफ़ी हुआ है और थोड़ा प्रोलॉन्ग पीरियड पर हुआ है, वरना अब तक करेक्शन 3-4 दिन में निपट जाती थी। कैसे देख रहे हैं आप इसको? थोड़ा कंप्लेसेंसी बिल्डअप हो गया था मार्केट में, एंड मार्केट में थोड़े वार्निंग साइंस भी थे कि कोई भी इशू, कोई भी प्रमोटर का बेचना, सब अब्जॉर्ब हो रहे थे मार्केट में। तो इन अ सेंस मार्केट थोड़ा यूफोरिया में चल रहा था। लेकिन अगर आप इंडेक्स की तरफ देखोगे तो इंडेक्स में इतनी कटौती हुई नहीं है। इंडेक्स वाइज ऊपर से 5-6% है, विच इज़ नाउ स्टॉक्स में 25 से 40% का फॉल देखने को मिला है। सो नॉर्मली बुल मार्केट का ये साइन होता है कि पीपल्स पोर्टफोलियोज, एक्चुअली अगर आप देखोगे 6 महीने से ही करेक्शन चला आ रहा है। पोर्टफोलियोज आर डाउन 25 to 30% इवन ओवर अ 6 month पीरियड। हुआ ये है कि इंडेक्स में अब हमको नज़र नहीं आ रहा था कि करेक्शन है, लेकिन वार्निंग साइंस थे। जैसे PSUs as a basket have dropped 25-30%, defense has dropped, rail stocks have dropped, EMS काफ़ी स्टॉक्स, हाँ। so lots of sectors the fall has been। तो करेक्शन आप कह रहे हैं कि पहले से शुरू हो गई थी, तो अब हमको दिख रहा है कि करेक्शन दिख रहा है अभी है, क्योंकि कुछ स्टॉक जैसे पहले ऐसा नहीं था कि अगर खराब रिजल्ट होते थे तो 2-3% में निपटता था, फिर बाय ऑन डिप्स के बेसिस में लोग खरीद लेते थे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इवन इफ द रिजल्ट्स आर रीजनेबल, मार्केट्स आर फॉलिंग। तो इट शोज़ कि, और जनरली अगर आप मार्केट के लोगों से पूछो, एटलीस्ट सम ऑफ द HNIs, मोस्ट ऑफ देम वर सेइंग कि हमारा वो इन्वेस्टेबल सरप्लसेस बंद सा हो गया था। सो द लिक्विडिटी वाज ऑलरेडी ड्राइंग अप। प्लस ये जो सेबी के कर्व्स आए हैं कि एक्सचेंजेस में क्या क्या स्टॉक्स मार्जिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या स्टॉक्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो लिस्ट जो है इतनी छोटी हो गई थी कि अ लॉट ऑफ द मिड कैप विच वर बीइंग फंडेड ऑन बाय ब्रोकर्स और बाय पीपल इन द मार्केट, वो
इनएलिजिबल हो गए। तो जैसे वो इनएलिजिबल हो गए तो उनमें जो सेलिंग देखने को नज़र आया है, सो 30-40% में यू नाउ नीड टू हैव इक्विटी मनी टू बी एबल टू बाय इक्विटी, यू कांट डू इट ऑन लेवरेज। तो आई थिंक दिस करेक्शन इज गुड, इट्स बीन फार मोर ब्रूटल देन वी थॉट, बट अभी करेक्शन फील हो रहा है, पहले फील नहीं हो रहा था। पोर्टफोलियोज में लोगों को उनको लग रहा था कि एक स्टॉक नहीं चला तो दूसरा चल जाएगा, बट राइट नाउ इवन द विनर्स आर फेसिंग हेडविंड्स। बिल्कुल। अच्छा, इस करेक्शन के बीच में लेकिन एक स्पेस जिसने शानदार कमबैक किया वो है HDFC बैंक। क्या ये माना जाए कि वो जो FIS की रिलेंटलेस सेलिंग चल रही थी अब एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ी ख़त्म हुई, या यहाँ पर थोड़ा अब लोगों ने बार्गेन बाइंग शुरू की? क्योंकि जैसे आपने कहा, कल भी मैंने 3-4 लोगों से बात की, सबका एक कंसेंसस था कि एक स्पेस जहाँ पर अब थोड़ी सी वैल्यू बाइंग विजिबल है वो प्राइवेट बैंकों में। बिल्कुल, और प्राइवेट बैंकों में अगर आप देखोगे तो HDFC ने बीइंग एन आउट परफॉर्मर फॉर सो मेनी ईयर्स टाइम वाइज करेक्शन दिया, बाकी बैंकों ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है। बिल्कुल, दैट इज़ द डिफरेंस। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कि हमको ऐसा लग रहा था कि बाकी प्राइवेट बैंक्स चल नहीं रहे हैं या थोड़े चले और देयर वुड बी अ वॉलेटिलिटी। HDFC बैंक वाज नॉट बाउंसिंग एट ऑल। तो वो टाइम वाइज करेक्शन दे के नाउ 2 quarters ऑफ अर्निंग्स हैव पास्ड, जो भी राइट ऑफ्स लेने थे वो ले लिए हैं। सो नाउ पीपल आर सीइंग दिस अ लॉट मोर पॉजिटिवली कि इसमें next 2 quarters में actually you will start seeing visible signs of them participating with the rest, both in terms of the growth and in terms of other metrics. So price wise you will see improvement, and therefore the other private sector banks will bottom out and start moving up slowly, but that will be a second level move. ओके, तो बिल्कुल HDFC बैंक में काफ़ी हमने टाइम करेक्शन देखा था। एक स्पेस जहाँ पर जय कुमार सर बहुत शानदार रैली है वो है मिड कैप IT। परसिस्टेंट अब वो 10% के सर्किट पर आ गया है और कोफोज ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँच गया है। यहाँ पर अब क्या करना है? Actually, I have not participated in mid cap IT at all. ओके, And the reality is that you can't get every sector. बिल्कुल। And because AI का इतना प्रभाव है, how many people have adopted it, are using it, where business models are disruptive, ये actually estimate करना difficult है। तो to some extent mid cap IT में that event risk kind of plays out. तो without getting into the specifics, क्योंकि participation mid cap IT में हालांकि पहले भी कम था, तो some green shoots जो आए हैं has resulted in big upsurge. So otherwise I have not participated in this, I have missed that rally. ठीक है। अच्छा जय कुमार सर, उस दिन आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन मेरा मन था उस समय रतन टाटा जी की जब डेथ हुई थी तो आपसे बात करने का, क्योंकि टाटा ग्रुप में आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए, काफ़ी पैसा बनाया। अभी आजकल वापस एक शायद थोड़ा सा चर्चा चल रही है कि क्या वापस टाटा सन्स का IPO को कुछ अब ग्रीन मतलब आना ही पड़ेगा, वापस कुछ टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में एक्शन आना शुरू हुआ है। यहाँ पर कोई व्यू है क्या आपका? Actually, I'll give a slightly contrarian view. रतन टाटा जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बिल्कुल, वो मैं भी दूसरे चैनल्स में कह चुका हूँ, तो वो दोहराना नहीं चाहता हूँ। एंड उनके बारे में, ऐसे दिग्गज के बारे में जो इंस्टीट्यूशन है, क्या मतलब एज आई सेड, वो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात आ जाती है। यू नो, वी कांट से इनफ अबाउट हिम। बट एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो पहली बार जो कंपेटिटिवनेस टाटा ग्रुप में आया है, सो फॉर इंस्टेंस ये जो जहाँ ट्रेंड की बात आती है, और ट्रेंड ने अभी वो लैब ग्रोन डायमंड्स, हाँ, मुझे एक्चुअली एक बात खटकती है कि लॉजिकली ये टाइटन में होना चाहिए था। काम था, हाँ, तो पहली बार ये हुआ है, ऐसा हमने कभी पहले टाटा ग्रुप में देखा नहीं है। तो क्या ये इस बात का कुछ या तो संदेश है या कोई बहुत अर्ली साइंस हैं कि कंपेटिटिवनेस इतनी है कि न्यू जनरेशन टेकिंग ओवर will result in a little more free for all. ये मतलब एक sort of point of view है कि मुझे क्या लग रहा है कि ये कभी हुआ नहीं है ऐसे कि एक बिजनेस प्लान को दूसरी कंपनी के, एंड कोई पब्लिकली कोई स्टेटमेंट आया नहीं है कि व्हाट ईच पर्सन फील्स और व्हाटएवर, बट मुझे वो बात एक खटकी है। अदर देन दैट टाटा ग्रुप इटसेल्फ, आई मीन गवर्नेंस वगैरह का इशू कभी हुआ नहीं है, तो आई थिंक विल बी बॉटम्स अप ओनली। आई मीन इसमें कुछ बिकॉज ऑफ दिस चेंज कुछ नया आएगा ऐसा मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। वीरू?
सर थोड़ा सा ऑटो के बारे में बात करते हैं और स्पेशली बजाज ऑटो के जो नंबर्स, उसके बाद बजाज ऑटो की कमेंट्री रिगार्डिंग दिस फेस्टिवल सीज़न, फिर हुंडई की बहुत जिसे कहते हैं फ्लैट लिस्टिंग, प्राइस डैमेज बीते कुछ एक महीने में सिवियर हुए भी हैं ऑटो स्पेस में। आप ऑटो को कैसे अप्रोच करते हैं, स्पेशली जिस प्रकार की फेस्टिवल डिमांड रही है उसको देखते हुए? आई थिंक कंज्यूमर डिमांड काफ़ी वीक है इन जनरल. Interest rates aren't coming down. Consumer inflation is still a point of worry. मुझे नहीं लगता है कि in fact I feel कि a lot of money had gone into the stock markets, and if people are taking hits there, to come back and start consuming may be a bit too much to ask for. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑटो स्टॉक्स आर वेल वैल्यूड और मुझे यहाँ से इतनी बड़ी तेज़ी ऑटो में आ जाएगी ऐसा लगता नहीं है. Inventory figures also indicating that, other than some new launches which are like the IPOs in the financial market, कि महिंद्रा ने कोई नया लॉन्च किया तो 2 घंटे में पूरा मतलब पूरी बिक्री हो गई काइंड ऑफ थिंग. अदर देन 1 or 2 ऑफ दोज काइंड ऑफ इंस्टेंसेस मुझे ऑटो सेक्टर फुली वैल्यूड, इनफैक्ट थोड़ा ओवर वैल्यूड ही लग रहा है. और ये जो Hyundai की जो IPO की बात आपने की थी, उसका अगर आप जिक्र करो तो ये तो पक्का है कि almost at the top of the cycle, consumer cycle, they have floated, and money has of course gone back to their home country, but the reality is that consumer demand is weak, and I think it is indicating in the Hyundai listing. ओके अच्छा सर, ये जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स हैं जिसमें हम ज़्यादातर तमाम लो कॉस्ट ब्रोकरेज कंपनियां और आई थिंक डिपॉजिटरीज को, CDSL को और तमाम एक्सचेंजेस को देख रहे थे. BSE, MCX ने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दी. अब ये प्राइस आपको कैसे लग रहे हैं? फुली वैल्यूड? These are not fully valued. These have built-in growth, and growth रहेगा इसमें. And these are annuity businesses. Stock markets are no more a business of कि भाई मूड आया तो कर लिया वाली बात नहीं है. People are there full time. People may give more for to fund managers etc. वो बात अलग है. लेकिन एक बात तो पक्की बात है कि जो वॉल्यूम्स ऐसे एस्टेब्लिश्ड एक्सचेंजेस में आया है ये ग्रो करेगा. न्यू प्रोडक्ट्स विल कम. हालांकि थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी ऑफर्ड, बट दैट मे बी टेम्पररी बिकॉज देयर इज एक्सेसिव पार्टिसिपेशन बाय पब्लिक व्हिच आई थिंक सेबी वांटेड टू कंट्रोल. But other than that, I think if the market is there for new products, for new derivatives, I think exchanges should be encouraged to offer them. Maybe there is a restriction right now because there's too much public participation. But I think these exchanges are a secular growth story. बिल्कुल. आपके खुद के नंबर्स काफ़ी शानदार हैं वैसे. आई थिंक कल आए थे आपके नंबर्स, मैं देख रहा था. 30 करोड़ का रेवेन्यू है आपका, डबल हुआ है. प्रॉफिट आपका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ा है. ये जो अब आप प्योर प्ले ब्रोकरेज नहीं है वैसे, प्योर इन्वेस्टमेंट बैंक. हाँ, प्योर इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं आप. लेकिन ये पूरा का पूरा धड़ा, चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हों, चाहे AMCs हों, चाहे ब्रोकरेजेस हों, इनमें सब में ये जो रैली है, क्या आपको लगता है कि ये नया लीडर है इन अ सेंस कि क्या ये नंबर्स अगले 10 साल तक इस तरीके की विजिबिलिटी दिखा रहे हैं यहाँ पर? These are very similar to exchange. अगर secondary market में आपको play करना है, derivatives basically. This is derived from that with limited capital use. Brokerage में फिर भी capital लगता है. यहाँ पर तो actually in the investment banking space बोल लो, asset management बोल लो, एक बार establish होने के बाद, I call these businesses that are franchise driven या brand driven या distribution driven, जो market में बिना capital use हुए जो revenues आप bring out कर सकते हो. Because India is so early in the growth phase, मुझे लगता है अभी दिल्ली बहुत दूर है. So of course we've been very good fortune कि हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में प्रेडिक्टेबिलिटी कम रहता है. एक चीज़ मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि यू कांट से कि एवरी क्वार्टर में कितना आएगा, क्योंकि डील्स कब क्लोज होती हैं उनका कोई अनुमान लगा नहीं सकता है. लेकिन गिवन द एनवायरनमेंट इज रिक्वायरिंग इंटरमीडिएशन एंड सुपीरियर इंटरमीडिएशन, तो इसलिए आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक जो हमने कमेंट्री में बोला है. लेकिन हमने मार्केट के बारे में भी ये कहा है कि बिकॉज द सेकेंडरी मार्केट हैज़ कम ऑफ, एक्सपेक्टेशंस आर अ लिटिल लोअर,
तो अभी शायद वैल्यूएशंस के भी थोड़ा सैनिटी आएगा वैल्यूएशंस में, दिस इज़ व्हाट वी हैव इंडिकेटेड। और हर कोई आईपीओ चल जाएगा ऐसा भी नहीं है। तो बिजनेस इज गुड, डील साइजेस आर बिकमिंग मोर, प्लेयर्स आर इंक्रीजिंग, दीज आर द 3 थिंग्स आई थॉट आई डिड। ओके, बिल्कुल। तो जी इस समय फिर आप फ्रेश बेट कहाँ पर ले रहे हैं? आई थिंक जो सेक्टर के बारे में हमने बात ही नहीं किया है, फार्मा, आई थिंक उसको दैट इज़ टू सम एक्सटेंट अ बोरिंग ग्रोथ स्टोरी, बट मोर एंड मोर बिकमिंग इम्पॉर्टेंट बिकॉज कहीं भी शॉर्टेज, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है और वो एंड कहीं भी शॉर्टेजेस कम नहीं हो रही हैं। सो अगर शॉर्टेजेस कम नहीं हैं, न्यू प्लेयर्स आर्ट कमिंग इन, इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, सो मिड कैप पीपल डोंट हैव अ चांस इन द स्पेशली इन द यूएस। जो कंपनियां बंद हुई हैं वो वापस आ नहीं सकती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यूस रहेगा। दिस इज़ टू माई माइंड समथिंग लाइक एन FMCG, बिकॉज सिंपल सी बात देख लो, जो कोविड के बाद इंसिडेंस ऑफ वायरस है, एक्सटेंशन, आई मीन देयर इज the need for medical intervention has not reduced, in fact is in fact gone up dramatically. बिल्कुल। So in some sense it is like a all round all weather industry with growth and exports and other things to show. So I think and still it's under owned, weightage is low, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज काफ़ी आ सकती है। बिल्कुल। यहाँ पर लेकिन खैर आपके कुछ प्रेफर्ड पिक्स रहे हैं, उसके मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें बास्केट बना के काम आई थिंक सो, आई थिंक फार्मा फंड्स आर अ गुड प्लेस टू इनपुट मनी इन। ओके, एक थीम हो गई फार्मा, उसके अलावा कोई और थीम जहाँ, क्योंकि कंसिडरिंग मिड कैप में इतनी बड़ी करेक्शन आई है, कोई और थीम जहाँ पर आप इस समय बेट ले रहे हो? हमने लास्ट टाइम डेटा सेंटर्स और टावर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का जो जिक्र किया था, that story is still true. In fact, one of them came out with results yesterday, and because we have to talk about a stock, I'm just saying, तो results were good, उसको recoveries भी उसके अच्छे आए हैं from Vodafone etc. तो given all that, I mean without, you must assume I have an interest in this, so वो मैं disclosure देना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि some of these are secular growth, जैसे डेटा है, डेटा का डिमांड या डेटा का स्टोरेज कहीं जाने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो from that point of view, it's a good solid industry. And the multiples are reasonable, and I think growth is reasonably well dimensioned. Meanwhile, मार्केट में अब इस समय बहुत शानदार मोमेंटम है, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप मार्केट देखिए आप, जहाँ सबसे ज़्यादा पेन थी, मिड कैप इंडेक्स अब पूरा 1% ऊपर, एडवांस डिक्लाइन 2.25:1, और परसिस्टेंट और कोफोज दोनों में सर्किट लग गया इस समय। शानदार यहाँ पर एक मोमेंटम आपको दिखाई देगा। एक जो न्यू एज प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं, जहां बहुत पैसा बना है पिछले कुछ 6 महीनों में, 1 साल में, जोमेटो फॉर एग्जांपल, लोअर लेवल से पेटीएम में भी काफ़ी शानदार मूव्स आ चुके हैं, पेटीएम भी लोअर लेवल से डबल से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर क्या अभी भी इंटैक्ट है ये स्टोरी, या फिर अब थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ देखकर? तो क्या किया मार्केट ने लास्ट 6 महीने में, क्या किया, जो स्टॉक्स इनको पसंद आए मार्केट को, उसको नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स का डिस्काउंटिंग पहले करा दिया। बिल्कुल। सो द प्रॉब्लम इज the story will remain good, the prices may not appreciate much the same way, so expectation of returns has to moderate. So on bad days in markets like this, I feel these are good opportunities for people to buy a little bit of their thing in. In fact, मेरा ये मानना है कि जो broad based index correction आया है, मेरे हिसाब से अगले कुछ डेज में ये bottom out होके यहाँ से individual stocks वापस डिमांड में आएंगे। So broad-based correction I think is done because the price damage in the mid caps has been very aggressive. So obviously there will be opportunities that one can buy into. But I think ये market ने ये दिखा दिया कि selective होना काफ़ी important है। And हर कोई चीज़ अगर आप जैसे IPOs वगैरह में, even the best IPOs in terms of name are not giving you returns on listing. So that's a cause for some degree of concern. ये Hyundai के IPO की आपने बात की कि शायद टॉप एंड ऑफ द कंजम्पशन कर्व पर आया। वैसे बाय द वे आज अच्छी रिकवरी है Hyundai में। ओवरऑल IPO मार्केट को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब हम थोड़ा सा, और कुछ नहीं तो वो गुड IPOs एट बैड प्राइस वाले फेज में आ गए हैं। बैड IPO एट बैड प्राइस तो एकदम लास्ट फेज होता है, लेकिन गुड IPOs एट बैड प्राइस क्या उस फेज में हैं हम इस समय? मेरे हिसाब से अगर आप सोचोगे कि Hyundai को क्यों लिस्ट करना था, तो आप दिख रहा है इतना मार्केट, खुद के घर में 5 टाइम मिल रहा है, यहाँ पर 30 टाइम मिल रहा है। वही, सो इट्स एन अपॉर्चुनिस्टिक लिस्ट। हाँ। तो ऐसे माहौल में Hyundai का इंस्टेड ऑफ 1900 हैड दिस बीन प्राइस्ड एट 1400। बिल्कुल बिल्कुल।
Could it have given better returns? The Yes. answer is obvious. Yes, yes. हाँ. तो आई थिंक इट इज़ नाउ अप टू कंपनी एंड डेफिनेटली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम्स जिसकी बात करते हैं हम, बहुत सारी कंपनियों में दोज प्रीमियम्स विल कम बैक टू हिट, स्पेशली 6 महीने के बाद लॉक-इन्स होते हैं, ये एंकर इन्वेस्टर्स के निकलते हैं. सो मुझे लगता है कि आईपीओ में रिटर्न इन जनरल आना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. स्पेसिफिक आईपीओस की मैं बात नहीं करूँगा, बट डेफिनेटली ऑन द न्यू एज प्लेटफॉर्म जहाँ आप कह रहे हो, अ लॉट ऑफ रिटर्न्स हैव बीन अपफ्रंटेड. बिल्कुल. जय कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. मज़ा आया आपसे बात करके एज ऑलवेज. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए. और ऑल द बेस्ट आपको. मार्केट इस समय लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल है. अब बैंक निफ्टी फिर रेड में आया, तो ये थोड़ा सा रेड ग्रीन चल रहा है इस समय. वीरू के पास चलते हैं. वीरू, कुछ और ट्रेड स्पॉट किया आपने? जी अनुज, यहाँ पे इस वक्त बैंक निफ्टी को देखते हैं. बैंक निफ्टी ही अनुज आई थिंक आज का ट्रबल्ड स्टॉक है इस वक्त. और जरा प्लीज़ एक बार बैंक निफ्टी इंडेक्स है माफ़ कीजिएगा, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे डे लो की ट्रैजेक्टरी की तरफ आता हुआ. रचना जी, जरा आज आप आईसीआईसीआई बैंक को देखिए. मतलब कल वो 52,000 की ट्रैजेक्टरी को स्पॉन्सर करने वाला स्टॉक आज बुरी तरीके से कोलैप्स होता हुआ. आपका टेक इस वक्त, क्योंकि अभी अभी मेरी स्क्रीन पर जो हो रहा है ये शॉर्ट टर्म एवरेजेस को सरेंडर कर रहा है. और क्या बैंक निफ्टी फॉर द डे आपको थोड़ा सा रिस्की लग रहा है क्या? जी, बैंक निफ्टी का ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए था एंड सैड की हो रहा है. एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे 1250 के आसपास एक सपोर्ट है जहाँ पे वो अभी पहुंचा हुआ भी है. होपफुली ये होल्ड करना चाहिए. 1250 के आसपास अगर होल्ड कर गया फ्यूचर्स पे, तो फिर यहाँ से अगर ड्यूरिंग द डे मार्केट संभलती है तो एक अपस्विंग का चांस रहेगा. बिकॉज जो परसों की कैंडल थी वो काफी बड़ी थी और आज का चाहे डाउन भी जा रहा हो फिर भी उस कैंडल के हाई के आसपास है. सो 1250 को एक सपोर्ट के तौर पर जरूर देखेंगे. रुचित, एक बार एक स्टॉक पे व्यू दीजिएगा अपना. मतलब सुबह से मैं इसको कई बार इस डिस्कशन में इंक्लूड भी कर चुका हूँ. इंडिया मार्ट, मतलब जहाँ पे वो क्रैक हुआ था उसके बाद अमूमन स्टॉक्स थोड़े बहुत पुल बैक जनरेट करते हैं. बट आपको क्या लगता है कि वो इस दौर का, या फिर मेरे ख्याल से मैं इस पूरे टाइम फ्रेम में जिसको शायद मैं देखता हूँ कि स्टार्ट होता है करीब मार्च 2023 से, इसकी लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी रही है करीब 2370, उसको रिविजिट करेगा क्या आपके अनुसार? जिसके बाद शॉर्ट है वो अभी रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? तो वीरेंद्र जी, जनरली जब ऐसे गैप डाउन ओपनिंग के बाद में हम वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग देखते हैं, जैसे परसों के ट्रेडिंग सेशन में रिजल्ट्स के बाद देखा, तो वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस करने के चांसेस काफी हाई रहते हैं. प्रीवियस स्विंग लो 2350 2370 जो आपने देखा क्लोजिंग बेसिस पे क्वाइट पॉसिबल है हम वो लेवल्स नियर टर्म में टेस्ट करेंगे, क्योंकि इतने शार्प सेल ऑफ के बावजूद भी कोई भी टाइप की रिकवरी हम ये स्टॉक में पुल बैक मूव नहीं देख रहे. सो आई थिंक ये शॉर्ट पोजीशन है तो होल्ड करने चाहिए. 2350 2370 अच्छे रेंज रहेंगे जहां पे शॉर्ट पोजीशन से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए. ओके, इंडिया मार्ट पे आपका ठीक बहुत बहुत शुक्रिया रुचित. रचना जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर रखने के लिए गजब की, और जिसे कहते हैं ना, अव्वल दर्जे की वोलेटिलिटी है. ऑल दो एक चीज़ है, याद रखिएगा, वोलेटिलिटी एजेस पे अच्छी होती है, बट आज का रिस्क मेरे को एज ऑफ नाउ, जो कि मैंने मॉर्निंग कमेंट्री में कहा था, जिसको शायद अभी हम एज ऑफ नाउ हैंडल करने के लिए शायद प्रिपेयर भी नहीं है, दैट्स आई थिंक 51,000 ऑन निफ्टी बैंक. दैट्स एग्जैक्टली 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. कल वहाँ पे पुट राइटर्स बहुत थे, इवन 51,000 से करीब के 50-500 की ट्रैजेक्टरी में. बट अगर वो ब्रीच होता है तो मेरे ख्याल से यही पेनफुल आई थिंक डेवलपमेंट होगा. ऑल दो 51,000 की ट्रैजेक्टरी बार बार पुल बैक जनरेट कर रही है, पर कहाँ तक? 51,548, जहाँ पे कल कॉल राइटर्स परचेस करते थे. एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मैं और कंचन शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन की. छोटे से ब्रेक के बाद जुड़ते हैं मानस जी के साथ, आपके प्रश्नों के उत्तर जुटाएंगे.